स्लेटर्स, हमने पहले अनुच्छेद में जाना कि लेखिका जी कैसे तरह तरह के कपड़े यानी पोशाकें पहनती थी। अब हम अगला अनुच्छेद पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिए। अनुच्छेद 2। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद है। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टकी थी। 2 ट्यूनिक भी याद है, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफेद कोटी। स्लेटर्स, इस अनुच्छेद का भाव इस प्रकार है। लेखिका कहती है उन्हें तो अपने बचपन के कुछ फ्रॉक अब तक याद है, जैसे हल्की पीली और नीली धारी वाला फ्रॉक और उस फ्रॉक की गोल कॉलर और उसकी बाजू पर गोल कफ भी है। यहाँ पर नीली और पीली इन दोनों शब्दों को रेखांकित कीजिए। ये शब्द व्याकरण की दृष्टि से विशेषण शब्द है। बच्चों, आगे लेखिका कहती है कि उनके पास एक गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक भी था और उस फ्रॉक के नीचे एक गुलाबी रंग की फ्रिल भी लगी हुई थी। स्लेटर्स, आप सभी घेरदार शब्द को रेखांकित कीजिए। इसका अर्थ है जिसका घेरा या फैलाव अधिक हो। अब हम घेरदार शब्द से एक वाक्य बनाएंगे, जैसे मेरे पास एक घेरदार कुर्ती है। बच्चों, वे कहती है कि हमारे बचपन के दिनों में फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में कई तरह के रंग बिरंगे रिबन भी लगाए जाते थे और उनके पास एक लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक भी था जिसके नीचे फर टकी हुई थी। बच्चों, उनको तो अपनी 2 ट्यूनिक भी याद है, एक चॉकलेट रंग की और उसके अंदर की कोटी प्याजी रंग की, दूसरी ट्यूनिक ग्रे रंग की थी और उसके साथ सफेद कोटी। बच्चों, यहाँ पर एक शब्द है ट्यूनिक। इस शब्द को रेखांकित कीजिए। ट्यूनिक का अर्थ है अंगरखा। इसका सरल अर्थ है एक प्रकार की लंबी पोशाक। स्लेटर्स, अब मैं अगले अनुच्छेद की पंक्तियाँ पढ़ूंगी। आप सब ध्यान से सुनिए। अनुच्छेद 3। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे। इसकी सख्त मनाही थी। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते
धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह है। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई ज़रूर रखते। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका है। स्लेटर्स, इस अनुच्छेद में लेखिका कहती है कि मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। बच्चों, आप सब स्टॉकिंग शब्द को रेखांकित कीजिए। इसका अर्थ है लंबे मोजे। स्लेटर्स, वे कहती है हमें अपने मोजे खुद धोना पड़ता था। ये काम किसी नौकर या नौकरानी से नहीं कराया जा सकता था। इसके लिए उनको सख्त मनाही थी। बच्चों, यह उनके परिवार का नियम था। अब आप सब नौकर शब्द को रेखांकित कीजिए। नौकर का विलोम अर्थ होगा मालिक। स्लेटर्स, लेखिका कहती है कि हम सब बच्चे इतवार की सुबह अपने अपने मोजे धोने का काम किया करते थे। इसके बाद अपने जूते पॉलिश करके चमकाते थे। जब तक जूतों पर चमक नहीं आती, यह सिलसिला चलता रहता। वे कहती है उनको आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है, पर अब तो नई नई किस्म के शू आ चुके हैं और ये जूते पहले से काफ़ी आरामदायक भी है। जब हमें नए जूते मिलते तो उसके साथ ही छालों का भी इलाज शुरू हो जाता था। जब हम नए जूतों को पहनते तो वो पैरों में चुभते और वहाँ छाला आ जाता था। इसलिए हम उन छालों के इलाज के लिए अपने पास रुई रख लेते। जब भी जूते पैरों में चुभते तो हम रुई को मोजे के अंदर रख देते। ऐसा करने से वहाँ छाला नहीं आता था। लेकिन अब तो हमारे और तुम्हारे बचपन में काफ़ी फर्क आ चुका है। बच्चों, अब आप इतवार शब्द को रेखांकित कीजिए। इतवार का अर्थ है रविवार। तो चलिए बच्चों, अब हम इतवार शब्द से एक वाक्य बनाएंगे। जैसे, मैं इतवार को चिड़ियाघर घूमने गई थी। अब आप सुबह शब्द को रेखांकित कीजिए। सुबह शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा सवेरा, भोर, प्रातःकाल। अब किस्म शब्द का अर्थ जानेंगे। इसका अर्थ है प्रकार। बच्चों, अब हम किस्म शब्द से एक वाक्य बनाएंगे। जैसे, बगीचे में कई किस्म के फूल खिले हैं। बच्चों, इस अनुच्छेद में हमने यह जाना कि लेखिका अपने कुछ काम खुद किया करती थी। उसी तरह हमें भी अपने काम स्वयं करना चाहिए। अनुच्छेद 4,
हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। बच्चों, अब हम आगे का अनुच्छेद पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिए। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम ना भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। बच्चों, लेखिका को हर शनिचर को ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता, जो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। शनिचर की सुबह से ही इन तेलों की गंध आने लगती। बच्चों, कैस्टर ऑयल का अर्थ है अरंडी का तेल, ऑलिव ऑयल का अर्थ है जैतून का तेल। अब आप शनिचर शब्द को रेखांकित कीजिए। शनिचर का अर्थ है शनिवार। अब हम इस शब्द से वाक्य बनाएंगे। मैं हर शनिवार को नानी के घर जाती हूँ। आप भी इस शब्द से वाक्य बनाकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। गंध। गंध शब्द का अर्थ है सुगंध, महक। सुबह शब्द का विलोम शब्द। सुबह शब्द का विलोम शब्द है शाम। सुबह, शाम। वे आगे कहती है, घर में छोटे शीशे के गिलास थे जिन पर तेल की सही मात्रा के लिए निशान लगे रहते। उन गिलासों को देखते ही मितली होने लगती। लेखिका ने ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल को शनिचरी दवा कहा है। वे कहती है, यदि हम ना भी पीते यह शनिचरी दवा तो भी हमारी सेहत ठीक ही रहती। ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना उनके घर का नियम था और लेखिका अपने घर के नियमों में बंधी थी। न चाहकर भी उन्हें यह दवा पीनी पड़ती। बच्चों, हमें भी कभी-कभी अपनी सेहत ठीक रखने के लिए दवाई पीनी पड़ती है ना? अच्छा बच्चों, अब इस भाग में आए शब्द, विलोम शब्द, वाक्य, इन सभी का आप ठीक से अभ्यास करें। ठीक है?